आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज करीब 12 सालों के बाद सोहन अपने गांव जा रहा था। रास्ते भर वो बस यही सोचता रहा कि गांव कितना बदल चुका होगा इतने सालों में। इतने सालों में कितने लोग बदल चुके होंगे, सबके चेहरे बदल गए होंगे। पता नहीं वो सोहन को पहचान भी पाएंगे या नहीं। सोहन शहर में रहने वाला एक ऑफिस का लड़का था। ऑफिस का लड़का यानी कि बस ऑफिस का काम और यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं। बिल्कुल सीधा साधा अपने काम से काम रखने वाला लड़का। वो आज करीब 12 सालों के बाद अपने गांव जा रहा था, उसके दादाजी और दादी से मिलने। चाचा जी भी उसे बहुत प्यार करते थे। आज से करीब 12 साल पहले वो उन लोगों से मिला था। पता नहीं वो लोग उसे इस हालत में देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, बस यही सोचकर वो खुश हो रहा था और जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। ट्रेन रेंगती हुई धीमी रफ्तार में पटरियों पर आगे बढ़े जा रही थी। शायद कोई स्टेशन आने वाला था, मगर सोहन का स्टेशन तो अभी दूर था। ये सोचकर वो निश्चिंत होकर सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया और आराम से खिड़की से आ रही ठंडी हवाओं का मज़ा लेने लगा। बोगी में उसके अलावा बस 1 या 2 लोग ही रहे होंगे, क्योंकि वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। हालांकि वो रात गए अपने गांव नहीं जाना चाहता था, मगर उसके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि बस इसी ट्रेन की सीटें खाली थी। बाकी सभी ट्रेनों की सीटें भरी हुई थी। तो यहीं उसे रिजर्वेशन मिल गया, और क्योंकि सफ़र दूर था तो रिजर्वेशन ज़रूरी ही था, इसलिए उसने यही ट्रेन चुना। वो जब तक अपने गांव पहुंचेगा तब तक शायद रात के 1-1:30 बज चुके होंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। सोहन के सोचे हिसाब से वो रात के करीब 1:15 बजे अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। रात काफ़ी हो चुकी थी। उस स्टेशन पर सोहन के अलावा और कोई नहीं उतरा था। उसने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा। उसके अलावा कोई इंसान तो दूर, एक कुत्ता तलक भी नज़र नहीं आ रहा था। स्टेशन पर रोशनी भी बहुत कम थी। ट्रेन करीब 1 मिनट ही वहीं पर रुकी होगी और फिर वो भी रेंगती हुई आगे बढ़ गई। अब उस पूरे स्टेशन पर सोहन के अलावा और कोई नहीं था। सोहन बस अकेला वहीं पर खड़ा खड़ा नज़ारों को देखे जा रहा था। तभी सोहन ने अपने मन ही मन में कहा, यार 12 सालों में तो कुछ भी नहीं बदला। ये स्टेशन आज भी रात में उतना ही खाली रहता है जितना 12 साल पहले हुआ करता था। पता नहीं गांव बदला होगा या नहीं। ये सोचकर सोहन वहीं पास ही में एक बेंच पर बैठ गया और थोड़ी देर सांस लेने लगा। उसने नज़र घुमाकर ठीक से देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। न कोई इंसान, न कोई चाय की दुकान, यहाँ तलक कि पानी का भी वहाँ पर कोई माध्यम नहीं था। उसे प्यास भी बहुत लग रहे थे। उसने सोचा कि इस स्टेशन से पहले बाहर निकले तो हो सकता है शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं। जिसके बाद वो अपना बैग लेकर धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगा। वो स्टेशन से बाहर निकला तो उसका शक बिल्कुल सही निकला। स्टेशन के बाहर भी बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा पसरा हुआ था जैसा कि अंदर। उसने मन ही मन सोचा, अब तो यहाँ कोई सवारी मिलने से रही। बस 2 किलोमीटर ही तो जाना है, क्यों ना पैदल ही निकल पड़ूं। वैसे भी मैं इस सुनसान स्टेशन में तो रात नहीं बिताना चाहता, तो पैदल ही निकल पड़ता हूँ। इतना कहकर वो पैदल ही अपना बैग लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते पर उसके अलावा
दूर दूर तक और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घनी झाड़ियां थी। उसके अलावा ना कोई घर था और ना ही कोई दुकान। सोहन को बहुत प्यास लग रहे थे। उसका पानी का बोतल भी खत्म हो चुका था और पानी का कहीं और कोई जरिया उसे नजर नहीं आ रहा था। वो किसी तरह बस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर कोई घर भी दिख जाए तो कम से कम वो पानी मांग कर पी सकेगा। इसी तलाश में वो बस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें उसे बदली हुई सी नज़र आ रहे थे, इसलिए उसे डर था कि कहीं वो रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि वो यहाँ आज से करीब 12 साल पहले आया था और 12 साल में याददाश्त कमज़ोर हो ही जाती है। जिसके बाद वो धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ने लगा। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सोहन थोड़ा घबरा सा गया, मगर वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसके पीछे जो भी है वो सतर्क हो जाता और सोहन ये नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं कोई लुटेरा तो नहीं, इसलिए सोहन बस आराम से चलने की कोशिश कर रहा था और बस किसी तरह अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। पीछे से वो कदमों की आवाज़ लगातार सोहन के कानों में आए जा रहे थे, मगर वो एक ही इंसान था। जो कोई भी था वो बस अकेला ही था। मगर सोहन को इस बात का डर था कि अगर उसके पास कोई हथियार हुआ तो। बस इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा और पीछे मुड़ने की उसने कोशिश नहीं की। उसने अब अपने चलने की रफ्तार काफ़ी तेज कर दी, मगर वो पीछे जो कोई भी था वो भी सोहन का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो भी उसके पीछे पीछे आए जा रहा था। ये सिलसिला चलते हुए अब काफ़ी वक्त हो चला था। सोहन को समझ नहीं आ रहा था कि पीछे जो कोई भी है वो सामने आकर सोहन से बात क्यों नहीं करता। यानी कि अगर वो एक लुटेरा है तो सोहन के सामने आकर उसे लूटता क्यों नहीं। बस उसके पीछे पीछे चलना, इसका क्या मतलब हुआ। सोहन को कहीं ना कहीं अब शक हो रहा था, इसलिए वो एकदम से रुका और उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, मगर उसके पीछे वहां पर कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगर पीछे कोई है नहीं तो तब से ये कदमों की आवाज़ कैसे आ रही है। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। सोहन का पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। वो हाथ जिसका भी था बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। सोहन एकदम से पीछे मुड़ा, मगर पीछे का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पीछे कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि बस एक कटा हुआ हाथ था जिसने सोहन के कंधे को पकड़ रखा था। डर के मारे वो झटक कर एकदम से नीचे गिर गया। वो कटा हुआ हाथ अभी भी हवा में तैर रहा था। सोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक कटा हुआ हाथ इस तरह से हवा में कैसे तैर सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, अपना सामान लिया और वहां से तेजी से दौड़ लगा दी। भागते भागते वो जैसे तैसे गांव पहुंचा। जिसका भी घर उसे सामने दिखा वो उसी के घर में घुस गया और उन घर वालों को पूरी बात बताई। पूरी रात वो वहीं रुका रहा और अगली सुबह ही वो अपने घर पहुंचा। मगर वो सब क्या था वो आज तक सोहन को समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ।
विनोद गांव के चौराहे पर बस से उतरा तो देखा पास वाले नुक्कड़ की चाय की दुकान पर कुछ लोग जो बैठे थे वो आश्चर्य से खड़े हो गए और विनोद को लगभग घूरने लगे। विनोद वहां से निकला और गांव में घुस गया। जैसे जैसे वो गांव में बढ़ रहा था, लोग लगभग उसे देखकर रुक जाते या बस देखते ही रह जाते। वो गुजरता हुआ अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। माँ ने जब आवाज सुनी तो भागकर बाहर आई और विनोद को गले लगा लिया। तभी बाबूजी भी आ गए। विनोद के दोनों पैर छुए। बाबूजी मुस्कुराते हुए बोले, अरे कैसे हो? इस पर विनोद बोला, ठीक हूँ बाबूजी, आप बताइए। हम भी ठीक हैं, कुर्सी पर बैठते हुए। और बताओ कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ मतलब? मेरा घर है, मैं कभी भी आ सकता हूँ। अरे हाँ, घर तो तुम्हारा ही है, मगर। तभी माँ ने बीच में रोकते हुए बोली, अरे बस भी करिए, 8 साल के बाद आया है। आप भी ना सवाल लेकर बैठ गए। चल बेटा, हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। विनोद कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद तैयार होकर निकलता है और माँ से बोलता है, माँ मैं गांव में टहल कर आता हूँ, अभी आधे घंटे में आ जाऊंगा। इस पर माँ बोली, ठीक है, ज्यादा बात मत करना किसी से, अब ये पहले वाला गांव नहीं रहा, जल्दी आ जाना। विनोद ठीक है बोलकर बाहर निकल जाता है। विनोद गांव में टहल ही रहा था और उसको सब कोई अजीब ही लग रहे थे। ना कोई किसी से बात कर रहा था और लोग नमस्ते भी डरते डरते कर रहे थे। तभी विनोद को बाबूजी अपने मोपेड पर आते दिखे। गाड़ी रोककर बाबूजी बोले, कहाँ घूम रहा है तू? यूं ही बस। क्या यूं ही बस? अभी अभी आया और घूमना शुरू? चल बैठ गाड़ी में। आप जाइए बाबूजी, मैं आ जाऊंगा। अरे बैठ, तेरे लिए सलाद के लिए खेत से ताजी मूली और सलगम लेने गया था। चल, तेरी माँ ने खाना बना दिया होगा। विनोद मोपेड पर बैठ जाता है। दोनों घर पहुंचते हैं। माँ खाना लगाती है और तीनों बैठकर खाते हैं। तभी विनोद बोलता है, माँ गांव कुछ अजीब सा हो गया है। इस पर माँ बोली, मैंने तो पहले ही कहा था, वो गांव नहीं रहा ये। इस पर विनोद बोला, शांत शांत से लोग, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। इस पर बाबूजी बोले, अब सब लोग अपने काम से काम रखते हैं यहाँ। तू बता, हम हर 3 महीने में तुझसे मिलने वहां शहर आ ही तो जाते हैं, तो तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? इस पर विनोद बोला, अरे बाबूजी, लंबी छुट्टियां पड़ गई थी तो मैंने सोचा सरप्राइज दे दूं आपको। इस पर माँ बोली, हाँ तो बेटा मौसी के यहाँ चला जाता, वहां तो जाता ही हूँ हर बार। कितना टाइम हो गया मुझे गांव में आए हुए, इसलिए चला आया। वैसे माँ, मुझे कोई भी जवान आदमी, मतलब कि मेरे दोस्त लोग कोई नहीं दिखे गांव में, सभी बूढ़े बूढ़े ही हैं। इस पर बाबूजी बोले, अरे गए होंगे कहीं। सुन, तू कल अपना बैग पैक कर लेना, मैं और तेरी माँ तेरे साथ शहर चलेंगे। वहाँ तेरी मौसी के यहाँ तेरी छुट्टियाँ बिताएंगे और हम उन लोगों से भी मिल ही लेंगे। इस पर विनोद बोला, पर बाबूजी, मैं यहाँ इतने दिनों के बाद आया हूँ और आप वापस से वहाँ जाने की बात कर रहे हो। इस पर बाबूजी बोले, खाना खाओ, अब ठंडा हो रहा है। विनोद मन महसूस कर खाना खाने लगा। विनोद 22 साल का लड़का है। वो तुकाराम और राधा की इकलौती संतान है। अच्छे भविष्य के लिए तुकाराम और राधा ने उसे केवल 8वीं कक्षा तक गांव में पढ़ाया। उसके बाद शहर हॉस्टल में भेज दिया। उसी शहर में राधा की बहन भी रहती है। पिछले 8 साल से वो शहर में ही है और छुट्टियों में अपनी मौसी के यहाँ जाता है, पर आज अचानक गांव चला आया था। खाना खाने के बाद विनोद अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। आधे घंटे बाद बाबूजी उसके कमरे में आए तो उसने आंखें बंद कर ली। तुकाराम को लगा कि वो सो गया है और वो लौट गए। तभी राधा ने कहा, सो गया क्या वो? इस पर तुकाराम बोला, हाँ सो गया। आपने शहर जाने की बात क्यों की? तुकाराम राधा को एक तरफ हटाते हुए बोला, यहां से हटो तब बताता हूं। विनोद जगा हुआ था।
उसे कुछ दाल में काला लगा। वो उठकर दीवार के पास खड़ा हो गया। तुम्हें नहीं पता, परसों वही बड़ी अमावस्या है जो साल में एक बार आती है। वैसे तो हर महीने आती है, मगर हमारे गांव के लिए साल में एक बार आने वाली बड़ी अमावस्या ज़्यादा भयानक है। और ये विनोद लंबी छुट्टी लेकर आया है। अगर उसे पता लग गया कि गांव में जवान लड़का कोई है ही नहीं और अकेला यही एक विनोद ही जवान लड़का है, तो वो तो इसे छोड़ेगी नहीं। इस पर राधा बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। इस पर तुकाराम बोला, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। आप ठीक बोल रहे हो। तभी विनोद सामने आ जाता है और बोलता है, क्या बात चल रही है ये? तुकाराम शक पकाते हुए बोला, तुम सोए नहीं अभी तक? इस पर विनोद बोला, नहीं, आप दोनों कुछ बात कर रहे थे, वो बताइए। इस पर राधा बोली, अरे हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, तू सो जा। इस पर विनोद बोला, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। तुकाराम कोई हल ना देखकर बैठ जाता है और बोलता है, अब अगर तुझे जानना ही है तो बताना तो पड़ेगा। इस पर राधा बोली, क्या बताइएगा उसे? इस पर तुकाराम बोला, वो बड़ा हो गया है राधा, उसको भी जानने का हक है, मुझे बताने दो। सुन, तेरे जाने के 2 साल बाद, यानी कि 6 साल पहले। आगे तुकाराम ने बताया, हर बार की तरह यहाँ गांव में बड़ी अमावस्या का मेला लगा हुआ था। उस मेले से खेरू, जो गांव से अलग परिवार के साथ रहता था, उसकी लड़की गायब हो गई थी। वो काफी कोशिशों के बाद नहीं मिली। 3 ही लोग थे परिवार में, खेड़ू, उसकी पत्नी और 18 साल की उसकी बेटी, जिसकी शादी अभी 2 महीने में होने वाली थी। 8 महीने गुजर गए, मगर खेड़ू की बेटी सरिता का कुछ पता नहीं चला। वो दोनों पागल से हो गए और फिर एक दिन दोनों ने फांसी लगा ली। गांव के बाहर रहते थे, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला और 3 दिन बाद उनको लटके देखा गया। गांव वालों ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया और फिर अगले साल बड़ी अमावस्या पर जो मेला लगा तो चमन सेठ का लड़का गायब हो गया। उसका भी कुछ पता नहीं चला और अगले साल राघव का लड़का गायब हो गया। इस तरह से अगले 4 साल में 4 जवान लड़के बड़ी अमावस्या को गायब हो गए और उनका आज तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस भी हैरान परेशान है। धीरे धीरे सबने इस गांव की ओर आना बंद कर दिया। गांव के लोगों ने अपने जवान लड़कों को सबको शहर भेज दिया। यहाँ कोई बस नहीं रुकती। तभी तो तुम जब गांव में आ रहे थे तो लोग तुम्हें घूर कर देख रहे थे। पिछले साल से गांव वालों ने बड़ी अमावस्या का मेला लगाना भी बंद कर दिया। एक पहुंचे हुए बाबा से पता किया तो उन्होंने बताया, इस गांव पर एक कुंवारी आत्मा का साया है और बड़ी अमावस्या को वो प्रबल हो जाती है, इसलिए युवा लड़के गायब हो रहे हैं। हर कोई यहाँ इसलिए अपने बच्चों से दूर डर के साये में जी रहा है। सारी बातें सुन विनोद बोला, ये 21वीं सदी है बाबूजी, आप भी कहाँ फंसे पड़े हो। हाँ, पर जो हो रहा है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। हद करते हो आप लोग। उन लड़कों को खोजने के बजाय आप यहाँ भूत प्रेत आत्मा अमावस्या जाने क्या क्या बोल रहे हो। इस पर राधा गुस्से में बोली, सुन, तू शहर में पला है ना, इसलिए तुझे नहीं समझ रहा। तेरे बाबूजी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं और उनकी एक एक बात सच है। तुम मान या मत मान, तेरी मर्जी। हम कल बस जा रहे हैं। इस पर विनोद बोला, अच्छा ठीक है, आप लोग क्यों जा रहे हो? खतरा मुझे है ना, तो मैं कल चला जाऊंगा। ओके, जाइए, आप लोग सो जाइए। विनोद भी अपने बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ सोचता रहता है। जाने कब उसकी आंख लग जाती है। सुबह माँ उसे जगाती है और वो तैयार हो जाता है। तुकाराम उसे बस में बैठा आता है। तुकाराम घर आकर बोलता है, चलो, चला गया वो, ये बढ़िया हुआ। इस पर राधा ने हामी भरी। दोनों अपने काम में लग जाते हैं। अगली रात बड़ी अमावस्या की रात थी। शाम होते ही सब लोग अपने घरों में छिप गए। पूरा गांव सुनसान हो गया। तभी चौराहे पर बस रुकी और विनोद उसमें से उतरा। वो अपने घर की ओर बढ़ गया।
घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, बस बाहर ही बैठ गया। तुकाराम ने खिड़की से जब उसे देखा तो उसकी सांसें अटक गई। वो राधा को बुला लाया। उन्होंने जल्दी दरवाज़ा खोला। अरे तू यहाँ पर क्यों? तुझे तो मैं बस में बैठाया था। इस पर विनोद बोला, आप लोग जाइए, मैं यहीं बैठा हूँ आज रात, देखता हूँ इस अमावस्या का रहस्य क्या है। इस पर राधा चीखते हुए बोली, पागल हो गया क्या तू? वो ले जाएगी तुझे। अपनी नहीं तो अपनी माँ की सोच बेटा, आजा अंदर। विनोद कुछ नहीं बोला। तभी धूल का गुब्बारा उड़ने लगा और पेड़ भी जोर से हिलने लगे। हवा इतनी तेज कि जैसे तूफान हो। तुकाराम ने विनोद का हाथ पकड़ा और अंदर खींचा, मगर वो धूल का गुब्बारा उसके घर के आगे आकर रुक गया। उसमें से एक महिला का चेहरा दिखने लगा। राधा, तुकाराम और विनोद भौचक के रहकर उसे देखते रह गए। देखते ही देखते वो धूल का गुब्बारा बड़ा हो गया और विनोद को घेरे में लिया और अगले ही पल विनोद वहां से गायब हो चुका था। तुकाराम और राधा बस सर पीटते रह गए। धूल का गुब्बार भी गायब हो गया। विनोद की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक गुफा में पाया और पास ही कुछ हड्डियां बिखरी हुई थी और नर कंकाल लटके हुए थे। वो डर गया, उसके हाथ बंधे हुए थे। तभी एक लड़की, जिसके पूरे कपड़े फटे हुए थे और पूरे बदन पर चोट के निशान थे और खून भी रिस रहा था, उसकी ओर उड़ती हुई आई। विनोद डर के मारे पीछे हो गया और पीछे के पत्थर से टकराकर गिर गया। लड़की उसके ऊपर झुककर बोली, शादी हो गई तेरी? विनोद कपकपाते हुए धीरे से बोला, नहीं। लड़की बोली, मुझसे करेगा? विनोद का गला लगभग सूख चुका था, कुछ बोल नहीं पाया वो। इस पर लड़की बोली, बता, करेगा मुझसे? विनोद हकलाते हुए, जी कर लूंगा। इस पर लड़की बोली, इस हालत में भी कर लेगा जब मेरे साथ अनगिनत बार बुरा हुआ? विनोद की आंखें फटी रह जाती हैं। तभी लड़की बोली, चल तू भी इन लड़कों की तरह ही लटक के मरेगा, पर तू मेरा सच तो जान ले। जानना चाहता है या मार दूं तुझे? इस पर विनोद बोला, देखिए आपको जो करना है कर लेना, मगर मुझे इतना पता है कि मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। इस पर लड़की ठहाका लगाते हुए बोली, तुझसे नहीं, तेरे पूरे गांव से नफरत है मुझे। आगे उस लड़की ने बताया, उस रात मेरे माँ पापा मेला देखने गए थे और वो चमन वो राघव मुझे लेकर यहाँ से उठाकर ले आए। यहीं जहाँ तू बैठा है, यहीं मेरे साथ अनगिनत बार उन्होंने गलत किया, तब तक जब तक कि मैं बेहोश नहीं हो गई, और बेहोशी की हालत में भी वो लोग नहीं रुके। ये सब तब तक चलता रहा जब तक मैं मर नहीं गई। यहीं मेरी लाश छोड़ दी, जिसे जंगली जानवर खा गए, और मेरे माँ बाप जो मुझे खोज रहे थे उनको भी फांसी लगाकर मार दिया। वो बड़ी अमावस्या की रात इस गांव की सबसे आखिरी खुशहाल रात थी। ये 4 लड़के तो मुझे याद थे, इनको सबसे पहले सजा दी, मगर फिर गांव वाले ने जवान लड़कों को सबको भगा दिया। लेकिन आज तू मिला है, अब तू भी मरेगा। इस पर विनोद खुद को संभालते हुए बोला, मरने से मैं नहीं डरता, मैं खुद यहाँ आया हूँ। मेरे बाबूजी तो मुझे खुद गांव से बाहर छोड़ आए थे। मैं तो 8 साल के बाद इस गांव में आया हूँ। देखो सरिता, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर तुमने सबको सजा दे दी। अब पूरा गांव तो जिम्मेदार नहीं हो सकता। इस पर लड़की कुर्राते हुए बोली, मेरा नाम कैसे जानते हो? इस पर विनोद बोला, बाबूजी ने बताया था, और यह भी कि तुम्हारी शादी होने वाली है। मैं तुमसे किसी भी हालत में शादी करने को तैयार हूँ। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, कब तक यह नफरत लिए भटकती रहोगी। इस पर सरिता बोली, तू इस गांव का नहीं है ना, इसलिए अच्छा है। और इतना कहकर वो अचानक से वहां से गायब हो गई। जिसके बाद विनोद वापस अपने घर आ गया, और उस दिन के बाद से गांव में किसी भी जवान लड़के को वो सरिता नाम की लड़की नहीं उठाकर ले गई।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।